नमस्कार, मैं संकेत आवटे। सबसे पहले सभी लोगों का धन्यवाद, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रीजन बिहाइंड दैट कि मार्केट ने 25,000 को क्रॉस कर दिया है। मतलब ऐसे वैसे नहीं, सीधा 25,000 तोड़ के आज मार्केट का ओपनिंग हो चुका है। अब ये बताने का रीजन क्या है पता है आपको? बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे और अभी भी बोलते हैं कि सर मार्केट ऊपर है, इन्वेस्ट नीचे आने के बाद करूंगा। मार्केट आज 25,000 पहुंच चुका है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बट इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा कि मजा आ जाएगा। ठंडे दिमाग से वीडियो देखना, अच्छे से सोचना, फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की वैल्यू हम देना आपको चाहते हैं। जो हम एनालिसिस करके आपको बताते हैं उसमें कितना दम होता है। अभी मार्केट की लेवल्स जो आप देख रहे हो 25,000, वो 20,000 से 25,000 बढ़ने तक का सफर आपको पता है? मतलब 25% बढ़ने के लिए मार्केट ने कितना टाइम लिया? सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखो तो नवंबर 2023 में मार्केट था 20,000 तक। सो 20,000 नवंबर 2023 में था, अब आज जा चुका है सीधा 25,000 क्रॉस करके ऊपर। 25,050 के रेंज में मार्केट आज जा चुका था। इसका मतलब ये 5,000 पॉइंट की रैली सिर्फ 9 महीने में आई है। समझ रहे हो? 25% रिटर्न निफ्टी ने दिए है। अब हमने कितने दिए ये मत पूछो, क्लाइंट को पता है। अगर आप हमारे इन्वेस्टर्स हो, हमारे प्लेटफॉर्म से आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, सबको पता चले कि पुराने 5 महीने में या 6 महीने में हमने कितने परसेंट के रिटर्न आपको डिलीवर किया है। सो दैट कहने का मतलब यही है कि आज तक जो भी मैं बोल रहा हूं मार्केट के रिलेटेड, एक बात क्लियर रखना कि आने वाले मिनिमम 10 साल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होगी इंडिया के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिटेलर का पैसा इतना ज्यादा पोर हो जाएगा ना मार्केट में कि आप सोच नहीं सकते। उससे आने वाली आगे की बड़ी चीज मैं आपको अभी से बोलना चाहता हूं। आप बोलोगे कि तुम यार आजकल ज्योतिषी बन रहे हो या प्रेडिक्शन करने लग रहे हो, बट एक डार्क साइड और एक बढ़िया साइड, दोनों भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से अगला साल मतलब मिड जर्नी जो रहेगी 2025 की, वहां से आगे कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें इंडिया में आपको देखने मिलेंगी। बहुत कुछ सेक्टर में ब्लास्ट होते हुए नजर आएगा जो कि बहुत तगड़े लेवल पे फूटेंगे। बिजनेसेस एग्रेसिवली बढ़ेंगे, मार्केट आग लगा देगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और 2030 तक मार्केट इस लेवल तक जाएगा कि 2030 में बहुत सारे लोग होंगे कि भाई मैंने वीडियो देखे थे, भाई मैंने मार्केट तब देखा था 5 साल पहले, इन्वेस्ट करना चाहिए था। उस कैटेगरी में आप नहीं होने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ये जो आने वाली रैली है आपने कैप्चर करनी चाहिए। मार्केट इज इन मोमेंटम ट्रेड, ये बिल्कुल आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका देगा 2030 तक, ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से मार्केट आगे बढ़ रहा है, आग लगा देगा, नो डाउट। एक वॉर भी होगा, ये भी मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा है, ये मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि आने वाले 5 साल के अंदर एक वॉर के चांसेस है। बट उसके इम्पैक्ट निग्लिजिबल रहेंगे इंडिया पे। इंडिया वन ऑफ द सुपर पावर बनने की कोशिश करेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी बोलना चाहता हूँ, उसको टाइम लगेगा 5-6 साल, बट उसमें एक इंडिया का वैल्यू क्रिएट होगा। ना हम इनके साइड है ना हम उनके साइड है, हम सबके साथ है, बट विकास हमारा हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास, ये होने की संभावना मुझे बिल्कुल नजर आ रही है। अब यहाँ पे दो लोग देख रहे होंगे, एक तो राहुल गांधी वाले होंगे, एक तो मोदी साहब वाले होंगे। दोनों को भी बोल देता हूँ, दोनों में से कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इंडिया उस लेवल तक ग्रो होके ही रहेगा। रीजन बिहाइंड दैट, हम फंडामेंटली उतने स्ट्रांग बन चुके हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट करना इंडिया, अगर आप इंडिया कमेंट करते हो तो आराम से 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इसके ऊपर आपको पता चलेगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है और मैं भारत को 10 साल के अंदर कहां देखना चाहता हूं। अब इस लेवल का एनालिसिस मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी ने नहीं किया होगा। उस लेवल का एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा, एक स्पिरिचुअल साइड भी रखूंगा, उसके साथ साथ फंडामेंटल्स भी रखूंगा, उसके साथ साथ ग्रोथ स्टोरी क्या चल रही है, क्या हो सकता है, और पीयर कंपैरिजन कौन है, वो क्या कर रहे हैं और हम कहां जा सकते हैं। ये सारी चीजें कवर होंगी सिर्फ 5 वर्ड्स में, INDIA। उतना कमेंट कर देना, काम खत्म हो जाएगा। 1,000 मिनिमम कमेंट आनी चाहिए उतने एफर्ट्स लगाने के लिए। अगर ग्रोथ स्टोरी देखे तो आपको पता चलेगा 20,000 से 21,000 जाने के लिए मार्केट ने सिर्फ 15 दिन लगाए। 21 से 22,000 जाने के लिए मार्केट ने 32 डेज लगाए। 22,000 से 23,000 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड था, जो मैं बार बार बोल रहा था कि मार्केट थोड़ा टाइम पास करेगा, विच इज 133 डेज। बट ये 4 महीना भले ही मार्केट ने वहां पे टाइम पास किया, क्योंकि इलेक्शन का फेज था, बहुत सारे अप एंड डाउन हो रहे थे, कभी ये पार्टी आएगी कभी वो पार्टी आएगी, थोड़ा नीचे आ रहा था फिर रिकवर हो रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी। बट 23,000 से 24,000 जाने के लिए 32 डेज और 24,000 से लेकर 25,000 तक 34 डेज। अब यहां से मार्केट
थोड़ा ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, सोचेगा कैसे जाना है, क्या करना है, अप एंड डाउन रहेंगे, मूवमेंट्स आएंगी, बट उसके बाद और एक 5,000 पॉइंट की रैली है ना, वो भी फास्टेस्ट रैली रहेगी। ये अभी से मैं बोल के रख रहा हूं, याद रखना कि ये जो रैली है उससे भी फास्ट रैली वो रहेगी। बट ये जो पैच रहेगा 1-2 महीने का अभी का, वो थोड़ा ठंडा रहेगा, उसको एक्सक्लूड कर देना। वहां से एक रैली शुरू हो जाएगी भाई साहब, मानोगे नहीं जिस तरीके से मार्केट मूव करेगा ना, आप सोचोगे भी नहीं कि यार ये रैली मिस कर दी मैंने। ये नहीं होना चाहिए। जो भी हेल्प चाहिए आपको एक बार कमेंट करके बोल सकते हो, या इस नंबर को कॉल करके ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी शुरू करो, कर नहीं रहे हो इसका मतलब आप फंस जाओगे, लेट हो जाओगे। इंडिया में एक नेगेटिव डार्क साइड चल रही है, मैंने उसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे जाके। बट फिलहाल अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, पॉजिटिविटी कैसे है, तो फेड के आउटकम्स आने शुरू हो चुके हैं, डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूएस फेड के चेयरमैन ने कमेंट्री की है, उन्होंने फिर एक बार कंफ्यूजन दिखा दिया है, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस के साथ और ऑप्टिमिज्म के साथ ज्यादा नजर आ रहे थे। पॉवेल ने कहा कि इस बार रेट कट करने में हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन रेट कट करना जरूरी है। पॉवेल के जो डायलॉग होते हैं ना, उसके ऊपर मैंने बहुत बार बातें करी है। अब फिर से बोलूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पॉवेल आपका कोई दोस्त वगैरह है शायद, ऐसे मुझे लगता है कुछ लोगों का। पॉवेल का वही है यार कि ये बोलता है मैं यहाँ भी जाऊंगा और यहाँ भी जाऊंगा, दोनों साइड उसको जाना है। अब मेरे हिसाब से उसको रेट कट तो करना ही पड़ेगा। अब वो बोल रहा है कि हम सितंबर में एक रेट कट कर सकते हैं, होने के चांसेस अभी नजर आ रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब पॉवेल ऐसे खुल के बोल भी नहीं रहे, फिर भी मेरे हिसाब से 1 सितंबर को रेट कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब सितंबर में एक रेट कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ दिसंबर में एक दूसरा और रेट कट हो सकता है। 2 रेट कट अगर होते हैं तो मेजरली जॉब्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर आप एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा, प्री पैंडेमिक कोविड के पहले जो जॉब्स थे ना, उतने लेवल तक अब हम पहुंच चुके हैं। और इससे भी अगर आगे जॉब्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है, ऐसा एक एनालिसिस होता है। बट एक चीज़ याद रखना, जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है उस प्रकार से महंगाई नहीं बढ़ेगी। रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब भी आपका इनकम बढ़ता है तो आपका स्पेंडिंग पावर भी बढ़ जाता है। दोनों स्मूथली चल रहे। अगर ऐसे कुछ होना तो गड़बड़ हो सकती है। बट मेरे हिसाब से कहा जा रहा है मार्केट में कि एक महंगाई बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो बहुत कम नजर आ रहे हैं मुझे। क्योंकि भले जॉब बढ़े, लोग अवेयर हो रहे हैं, स्पेंडिंग पावर पे भी उनका कंट्रोल है, सेविंग पे ज्यादा फोकस है। अब इंडिया की बात करो ना, इंडिया में महंगाई इससे और ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। रीजन बताता हूँ, जिस स्पीड से अब महंगाई है वही मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सेविंग करने की आदत और सेविंग का इंपॉर्टेंस अभी फिर से जागरूक हो रहा है। बीच में क्या हुआ, 1-2 सालों में जैसे ही कोविड खत्म हुआ ना, सबने सोचा कि यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उड़ाते चलो। जितना पैसा है धुआंधार लोग उड़ाने लगे, रिवेंज ट्रैवलिंग करने लगे, घूमने जाने लगे, इधर जाओ उधर जाओ, फिर ट्रैक पे आ गए। भाई साहब हम जिंदा रहने वाले हैं, कोविड खत्म हो चुका है। अब प्रैक्टिकली सोचो, कुछ सेविंग भी होना चाहिए, अब एक सर्टन वे में इन्वेस्टिंग भी होना चाहिए, लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, अब ये पता चल चुका है। सो इस बेसिस पे अब इंडिया में भी सेविंग धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज सो वी आर इन अ फिनटेक इंडस्ट्री, सो मुझे पता है कि किस प्रकार से अब अवेयरनेस बढ़ रहा है। हेवी इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारी तरफ से भी, मतलब रिचमी प्लेटफॉर्म पे भी इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही है कि बहुत सारे कॉलर है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट। और उसका रिजल्ट भी आपने देखा है। जिन लोगों ने हार्डली यार 1-2 महीने पहले भी इन्वेस्टमेंट करी होगी, एक बार जाके आपका पीएनएल देख लेना। जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जनवरी दिसंबर से हम बोल रहे थे कि जुलाई के आसपास एक रेट कट की संभावना हो सकती है, अब अनाउंसमेंट बहुत बड़ी आएगी। अब थोड़ा चलो यार, मतलब एक दिन लेट हुआ है सिर्फ, बट 1 अगस्त को आपको पता तो चल गया कि एक रेट कट होने वाला है। दूसरे रेट कट के बारे में भी बात हो चुकी है। अब ये हुआ अमेरिका का। आप बोलोगे कि भाई साहब अमेरिका में अगर रेट कट हो रहा है तो हमें क्या फायदा है? बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जब अमेरिका में रेट कट होगा तब इंडियन कंपनी जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बट आईटी कंपनी बूस्ट हो सकती है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, सारी कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि मेजर रेवेन्यू वहां से आ रहा है। अब वहां पे इकोनॉमी ग्रो होगी तो हमारी इंडियन कंपनियों को भी फायदा होने वाला है। इंडियन मार्केट लो, एशियन मार्केट लो, सारे मार्केट में अभी ग्रीन सिंबल आपको नजर आ रहा होगा। सारे मार्केट अब ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी है। बट इंडियन मार्केट का क्या होगा?
इंडिया में रेट कट कब होगा, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो मेरा मानना यही है और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया तब तक सुपर पावर नहीं बनेगा जब तक ये फर्स्ट मूविंग एडवांटेज लेने की आदत इंडिया को नहीं लगती है। जब यूएस रेट कट करेगा, जब उनके रेट कट हो जाएंगे, जब उनके इकोनॉमी में चेंजेस हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तुम भाई कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आपको अपॉर्चुनिटी पहले से भाप लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल क्रिप्टो का भी दिया था, भले मैं आज तक ना कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हूं, ना मैंने कभी भी किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। मैं बार बार बोलता हूं कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट मत करो, इंडिया में लीगल टेंडर बिल्कुल नहीं है। फिर भी मेरा मानना यह है कि इंडिया में क्रिप्टो लीगलाइज होना चाहिए, उसका सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास उसके स्टोरेज होने चाहिए। भाई साहब स्टोरेज के लिए और पैसा लगाओ ना, और पैसा लो। यहाँ एसटीटी लगा रहे हो ना, वहां पे दबा के एसटीटी लगाओ, दबा के चार्जेस लगाओ। सारा क्रिप्टो का कंट्रोल, स्टोरेज करने की जो भी फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी चाहिए। उससे होगा क्या, गवर्नमेंट के पास स्टोरेज आएगा, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आएगा, किसने स्टोर किया है ये पता चलेगा। सारे क्रिप्टो स्टोरेज गवर्नमेंट के पास रहेंगे, तभी आप इंडिया में क्रिप्टो कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। कंट्रोल आपके पास, डेटा आपके पास, टैक्स आपके पास, चार्जेस आपके पास, पैसा आपके पास, और ग्रोथ पूरे इंडिया की। जो बिजनेस कर रहा है उसकी भी ग्रोथ, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी भी ग्रोथ। तो इसको रेगुलेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो फर्स्ट मूविंग एडवांटेज गवर्नमेंट ने लेना चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने भी इस चीज के ऊपर करना चाहिए, और रेट कट इंडिया ने बहुत जल्दी करना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है। सो पहली रेट कट यूएस की होने दो, इंडिया तुरंत 1-1.5 महीने में रेट कट करेगा, ऐसा मेरा मानना है, और करना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट का मानना यह है कि और थोड़ी रैली मार्केट में आ सकती है, और 500 पॉइंट की रैली मार्केट में देखने मिल सकती है। 2-3 महीने में मार्केट और ज्यादा शूट हो सकता है। मेरे हिसाब से मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। 1-2 महीना मार्केट अप एंड डाउन करेगा, और उसके बाद एक शूट अप होगा मार्केट। बट फिलहाल कुछ सेक्टर जो है अभी उसके ऊपर आपका फोकस होगा, तो वो सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होंगे अभी के टाइम पे, और कुछ सेक्टर बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगे। उसमें इंक्लूड है बैंकिंग। बैंकिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें 1-2 महीना और देखने नहीं मिलेगा। रेट कट के बाद एक जंप देखने मिलेगा, उसके साथ साथ बैंकिंग भी एक्टिव हो जाएगा, फिर ओवरऑल निफ्टी की रैली अगेन शुरू हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब सिर्फ एक चीज पॉजिटिवली देखना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि एक पॉजिटिव साइड देखने से कोई फायदा नहीं होता है, निगेटिव साइड, डार्क साइड भी देखनी होंगी। क्योंकि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, एक पॉजिटिव वेव चल रही है। इसमें नेगेटिविटी क्या है, कुछ देश एक दूसरे के साथ उलझने की कोशिश करें, एक थोड़ी रिस्क है। मैंने ऑलरेडी एक चीज बोल रखी है आपको वीडियो के शुरुआत में ही, कि थोड़ा युद्ध होना या वॉर होना, इसमें पॉजिटिविटी या उसमें प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा नजर आ रही है, बट इससे इंडिया को इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ये भी मैंने बोल दिया है। बट जियोग्राफिकल अभी टेंशन अगर आप देखो तो मेजर प्रॉब्लम है कि क्रूड जो 77 पे आया था, सीधा आपको शूट कर दिया 82 तक, मतलब 5% से ज़्यादा उसमें ग्रोथ हमें नजर आई है। कहाँ पे, तो क्रूड ऑयल में। अब इसका रीज़न यह है कि इजराइल ने हमास के चीफ को ईरान में ढेर कर दिया। अब हमास के चीफ को तो मार ही दिया उन्होंने ईरान में, बट ईरान का और यूएस का ऑलरेडी पंगा चल रहा है, आपको पता है। अब इसमें मेजर यूएस जो है ना, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। अब वो बोलता है कि हम खुलेआम सपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट करेंगे। तुम्हारी जिंदगी इसी में चली गई, दोनों में झगड़े लगाओ और बीच में मजे लो। इस ऐसे ही धंधे करके आपने पैसे कमा लिए, देश को ग्रो करा लिया, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। मुझे लगता है ये थोड़े दिन के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा, और यही कारनामों की वजह से अब उनकी जो वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे यूएस की कम होती हुई हमें नजर आ रही है। सो देखते हैं आगे क्या हो सकता है, बीच का ये बंदर कितना दिन खेल करेगा, मुझे भी डाउट है। बहुत ही जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा ऐसे मुझे लग रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में क्या करेगा, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और बढ़ा सकता है, ऐसी चर्चाएं शुरू है। अब इस बार अगर तुम लोगों ने बढ़ा दिया ना यार, मैं खुलेआम बोलूंगा यूट्यूब पे आके इनको वोटिंग नहीं करने का। अब परेशान करके रखा है, तुम लोग टैक्स बढ़ाते ही रहोगे। मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि ये बढ़ाने की चेष्टा आप करेंगे। अब करेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा आप लोगों का, ये समझ के रख लेना, और वैसे दिमाग में फिट करके रख देना। क्योंकि 5% बढ़ाया तो अब इतनी नेगेटिविटी बढ़ चुकी है। अब समझ लो और बढ़ा दिया ना, तो आगे वाले 5 साल तो कंप्लीट होंगे ही नहीं, बीच में ही लोग रुकवा देंगे तुमको कि भाई तुम बस कर लो, अब दूसरी कोई पार्टी सरकार बना लेगी तो भी चलेगा, हम तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ पे। सो थोड़ा सोच प्रॉपर होना चाहिए। आज जो सबसे फोकस वाला स्टॉक था इन्फोसिस, रीजन बिहाइंड दैट कि कर्नाटक सरकार का मानना यह है कि इन्फोसिस ने 32,000 करोड़ की टैक्स चोरी की है। अब उनका मानना यह है कि 2017 से लेकर 2022 तक कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए, कुछ ऐसे बिजनेसेस हुए, उसके ऊपर उन्होंने हमें टैक्सेस नहीं दिए।
अब सबसे बड़ा मेरा सवाल है कर्नाटक सरकार से, 2017 से हो रहा है, आज है 2024, क्या कर रहे थे तुम लोग? मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पैन पे है, आधार पे है, लिंक्ड है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन आपको दिख रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। इनका लफड़ा गवर्नमेंट का क्या होता है पता है आपको? अब मैं खुद बिजनेस करता हूँ इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है, हमें भी एक नोटिस जीएसटी की आई थी, हमने भी ये सारे लफड़े झेले हैं। तो इनका पंगा ये होता है कि साला अनाप शनाप कुछ भी अमाउंट डाल देते हैं, उस पर ब्याज लगा देते हैं, उस पर फाइन लगा देते हैं, सारे अमाउंट कलेक्ट करके इतना बड़ा आपको देना है, ये आप हमें दे दीजिए, ऐसे बोल के कुछ ना कुछ अमाउंट दे देते हैं। बट मेरा कहने का मतलब इतना ही है, सिंपल है कि आपके पास इतना डेटा है ना, तो तभी के तभी पकड़ा करो और तभी का तभी फाइन लिया करो। अब इन्फोसिस का मानना यह है कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो हमारी सब्सिडरी के थ्रू कर रहे हैं, हमारी सब्सिडरी जो है वो बाहर लिस्टेड है, और इंडिया की एक टैक्स ट्रीटी नाम की चीज होती है। अब टैक्स ट्रीटी क्या होता है? डबल टैक्सेशन टैक्स ट्रीटी आपने सुना होगा। होता यह है कि अगर आप एक देश में काम कर रहे हो, वहां पे आपने टैक्सेस भर दिए, तो आपको फिर से दूसरे देश में टैक्स भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बोल देता हूं, समझो अभी हमने क्या किया, यूट्यूब से मेरा अर्निंग कुछ आ रहा है, आप वीडियोस देख रहे हो, अब वीडियो देखने की वजह से मुझे कुछ इनकम आता है, भाई साहब बहुत कम आता है, 1-1.5 लाख रुपए आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी अमाउंट नहीं आती है। नहीं तो ये मत सोचो कि तुम वीडियो देख रहे हो इसीलिए मैं जिंदा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कमेंट कर लोगे कि भाई साहब तू मेरे व्यू के ऊपर जिंदा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि जो 1-1.5 लाख रुपए हमें जो भी आते हैं ना, छोटी मोटी अमाउंट, वो कहाँ से आती है? सिंगापुर से आती है। अब मेरे अकाउंट में आती है, बट हम क्या करते हैं कि सिंगापुर में टैक्स नहीं देते, हम टैक्स किसको देते हैं? इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि चुल मची है ना इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हेल्प करना। सो हम भी ये कर सकते हैं कि दुबई में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं या अदर कंट्री में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे सारा पैसा ले सकते हैं और वो इंडिया में ला सकते हैं। इंडिया में मेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता है। रीजन बिहाइंड दैट कि डबल टैक्सेशन नहीं लगता है। मैंने वहाँ पे टैक्स दिया, 1-1.5% दे दिया, चिल्लर अमाउंट भर दी, खत्म, पूरा पैसा व्हाइट का व्हाइट ही है, वहाँ से सीधा मैं इंडिया में ले सकता हूँ, क्योंकि उस एंटिटी ने, उस कंपनी ने, मेरे ही कंपनी ने पैसे कमाए हुए हैं, ऐसे करके मैं ले सकता हूँ। और ये सारी कंपनियां करती हैं, इंक्लूडिंग टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, सब लोग यही करते हैं। सो ये मत सोचना कि कोई बहुत ही ज्यादा दूध का धुला है या एकदम बढ़िया इंसान है, नहीं। बिजनेस करते हो तो थोड़े हाथ आपको रेड करने पड़ते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो आउटसोर्सिंग का जो भी इनका बिजनेस है, उन्होंने सब्सिडरी के थ्रू किया था, वहां पे डबल टैक्सेशन नहीं लगा सकते। ये मामला हाईकोर्ट में गया है। कंपनी का मानना यह है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ो, हम कोर्ट में जाएंगे और मैटर सल्टा देंगे, हम एक भी रुपया तुमको नहीं देने वाले। सो इस वजह से ना थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ था, बट फिर भी एक अच्छी ग्रोथ बिजनेस में नजर आ रही है, यूएस से अच्छी खबरें नजर आ रही है, इसीलिए स्टॉक में कोई बड़ा फॉल ऐसा एज सच नजर नहीं आया। अगर आता है ना तो भाई साहब, अगर इनको टैक्स भरना पड़ता है तो इनका जो रिजर्व है वो इनको खाली करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा नुकसान इनको हो सकता है। ऑलमोस्ट 40-50% रिजर्व इनका खत्म हो सकता है। मुझे लगता है 80,000 करोड़ समथिंग इनके पास है, उसमें से ये सारी चीज़ें अगर ये भरने को इनको लगता है तो बहुत बड़ा डेंट कंपनी के ऊपर आ सकता है। मतलब 40% ऑलमोस्ट इनको पैसा भरना पड़ जाएगा, वो सेकेंडरी पार्ट है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दो स्टॉक मुझे आपको बोलने थे, जो थंबनेल टाइटल में भी आपने देखा होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आगे जाके और ज़्यादा फोकस में आ सकते हैं। मैंने बहुत बार ट्रेंड को और BEL बेल को आपके साथ डिस्कस किया है। ट्रेंड के ऊपर मैंने सेपरेट 2-3 वीडियो बनाई है। जूडियो पे मेरा कितना ज़्यादा कन्विक्शन है, मैंने 100 बार आपको बोल रखा है। फिर भी आप लोगों के कमेंट, वो ऊपर जाने के बाद आप बोल देते हो, बॉटम में क्यों नहीं बोलते? अरे भाई अभी बिजनेस कर, अभी ट्रैक्शन आ रहा है, अभी धंधा आ रहा है, अभी कंफर्मेशन आ रहे हैं, तो अभी इन्वेस्ट करेंगे। मैंने एक वोल्टेम पे डिटेल वीडियो बना दिया, उस पर कमेंट आए कि अरे यार आप बढ़ने पे बोल देते हो, बॉटम पे नहीं बोलते। अरे बॉटम पे बोलेगा थोड़ी वो मेरा चाचा का लड़का है, मुझे आके बोल देगा भाई मैं अभी 5,000 करोड़ का धंधा करूंगा, तुम स्टॉक बाय करके रख लो, ऐसे थोड़ी होता है। इसको बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। दौड़ने वाले घोड़े पे ही हम पैसा लगाते हैं। FSL स्टॉक के बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने किया था, आप सुबह भी मैंने मेरे लाइव सेशन में डिस्कस किया था। अगर आपने लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हो तो एक बार इस नंबर को कॉल कर लेना, ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे लाइव डिस्कस करता हूँ मैं स्टॉक मार्केट को, ऑप्शंस को, फ्यूचर्स को, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बहुत सारे स्टॉक्स को। 150% बढ़ चुका है मेरे फोलियो में भी। अब उसके बारे में भी मैंने बहुत बार बातें करी है, बट वो तब भी आपको लग रहा था कि महंगा है, आज भी लगेगा आपको महंगा है, आज भी मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसमें ग्रोथ आएगी। रीजन बिहाइंड दैट, अब ट्रेंड का क्या हो रहा है कि निफ्टी 50 का रीबैलेंस होने वाला है, इसमें ट्रेंड और BEL ऐड होने वाले हैं। अब ये दो स्टॉक ऐड होके जाएंगे कौन? डिवीज लैब जाएगा, LTI माइंड ट्री जाएगा। अब LTI में कितने सालों से लोग फंसे हुए हैं, लोगों को लगता है कि आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, तो ले लो, बॉटम में है। अब इसके बाद डिवीज लैब भी और गिरेगा, जाके बॉटम में बाय कर लेना, तुम बाय कर लो, वो और गिरेगा।
तो समझ में इतनी सिंपल चीज आनी चाहिए कि आगे का बंदा जो है वो किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपनी रखता है। बहुत सारे लोग बॉटम में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। हाँ, जब बढ़ेगा बढ़ने दो। आज के दिन में भी एशियन पेंट बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉटम पे है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, आपको 20-25% रिटर्न मिल ही जाएंगे, वो बात अलग है। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूँ। बट कहने का मतलब यही है कि वो 20% देगा तो मोमेंटम वाला 40% देगा। दैट इज डिफरेंस। अब 40% कैसे देगा? भले ही ये 20% बढ़ा, वो भी 20% बढ़ा, बट इसको बढ़ने के लिए 2 साल लगे और मोमेंटम वाले को 1 साल लगा। आपने 1 साल में रैली कैच कर ली, बाहर निकले, दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करी, बात खत्म। सो ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर हो। ट्रेंड का अगर आप देखो तो 1 साल में 100% की रैली आ चुकी है। ट्रेंड के ऊपर मैं सेपरेट एक बढ़िया और वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास बहुत डेटा पड़ा हुआ है ट्रेंड के ऊपर, 1 घंटा आराम से बात कर सकता हूँ। अगर इतनी ज्यादा वैल्यू आपको चाहिए तो मुझे ट्रेंड कमेंट कर देना। 2000 कमेंट चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं बना के दे दूंगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब अभी जो उसका पीई रेशो 250 वगैरह चलता है, 150 200 वगैरह चलता है, वो जस्टिफाइड है या नहीं। 227 बी स्पेसिफिक अभी समथिंग उसका पी रेशो वहां पे है, बट वो भी जस्टिफाइड है या नहीं है तो कैसे है वो भी मैं आपको बोलूंगा। क्योंकि उनकी सेल्स ग्रोथ भाई साहब 100% है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ अगर आप देखो तो 100% की ग्रोथ नजर आ रही है। जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा पी रेशो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता नजर आ जाएगा। बट आप बात करो बीईएल की, तो इंडस्ट्री पी से आज भी उनका पीई रेशो कम है। अब ये जब भी लिस्ट हो जाएंगे, लिस्ट मतलब निफ्टी 50 में ऐड करे जाएंगे, तो इनफ्लो उनका 3000 करोड़ से 3600 करोड़ के बीच में आ सकता है। मतलब बेल को आएगा 3000 करोड़, ट्रेंड को आएगा 3600 करोड़, इस प्रकार से एक बढ़िया ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। Q1 के अपडेट कुछ आ चुके हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील का सेल्स 8% से गिर चुका है। यूके में जो हर टाइम का उनका नाटक था ना, वो ब्लास्ट फर्नेस हमारे बंद पड़ चुके हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मेंटेनेंस पुराने हैं, नए बिठाने हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो गया, अगर नए बिठाओगे तो उनके यहाँ पे अपोजिट करना शुरू हो गया है, बहुत सारे लफड़े हैं यूके में। सो वो अभी भी प्रॉब्लम वो फेस ही कर रहे हैं। बट नेदरलैंड बेस्ड जो उनका बिजनेस था ना, वो 6 साल में पहली बार प्रॉफिट में आ चुका है। अब मेजर ये हो रहा है कि प्रॉफिट बढ़ चुका है, बट उड़ीसा सरकार ने 17,300 करोड़ का उनपे टैक्स फाइन लगा दिया है। अब उनका मानना यह है कि ओवर मिनरल माइनिंग के चक्कर में उनपे फाइन लग चुका है। अब माइनिंग का प्रोसेस आपको बताइए, बहुत ज्यादा माइनिंग करते जाओगे, इलीगल तरीके से माइनिंग करोगे, बहुत ज्यादा अंदर तक घुसोगे तो वो इलीगल है, लोगों के लिए भी धोखा है, क्योंकि जो लोग माइनिंग में काम करते हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी ये कंपनी ऐसे कांड करते रहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के हाथ दूध से धुले हुए बिल्कुल भी नहीं है, इंक्लूडिंग सारे ग्रुप। बात हम कर रहे हैं टाटा स्टील की। सो दैट हर एक कंपनी को उंगली टेढ़ी करके काम करना पड़ता है, और फिर भी टाटा स्टील आज लॉस में है। याद रखना ये मेरा डायलॉग। सो कंपनी बोल रही है कि 17,000 करोड़ का फिर भी अगर ये हमें फाइन लगा ही देते ना, हम तैयार है, हम पैसा भर सकते हैं, उतना प्रोविजनिंग हमने ऑलरेडी कर रखा है, हम ये पैसा वापस आपको दे सकते हैं। मतलब उतना पैसा उनके पास ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ है। सो दैट अगर कंपनी को फाइन भरना पड़ता है भर देंगे। फिर भी कंपनी ये बोल रही है कि हम कोर्ट में जाएंगे, जब कोर्ट बोलेगा तब ये देखा जाएगा, मामला चल रहा है, चलने दो, आराम से चलता रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट आ चुका है, 10% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ नजर आ रही है, 20% की ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट 6% से ईयर ऑन ईयर गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट फिलहाल कंपनी का जो रिजल्ट है वो बढ़िया है, 37,000 करोड़ का सेल्स है, जो ईयर ऑन ईयर जबरदस्त बढ़ चुका है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ चुका है। इसका रीजन मैंने बोला था। अब ये चीजें कैसे लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ये समझ लेना। मैंने बोला था कि बारिश बिल्कुल कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा हो सकती है। अब ऑलरेडी कोल्हापुर में भी हमारे बहुत सारी टीम पानी में है, थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है कॉल रिसीव करने में या इसमें, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। आपके एरिया में क्या हाल है मुझे प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, आप कहाँ से हो ये भी मुझे बता सकते हो। एक बार एक दूसरे का दर्द भी बांट लेते हैं यार। सो वो हो जाएगा। उसके साथ साथ बारिश हो रही है, इसका मतलब सिंपल है कि जो भी हमारे डैम्स है वो भरेंगे, पानी जितना चाहिए उतना ऑलरेडी अपने पास रहेगा। अगर पानी बहुत ज़्यादा है, जितना चाहिए उतना है, इसका मतलब एग्रीकल्चर में ग्रोथ नजर आएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी ग्रोथ हम देख रहे हैं। एग्रीकल्चर का फायदा
और अलग अलग सेक्टर पे होगा। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड केमिकल्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, अब ट्रैक्टर वगैरह भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का बनता ही है। तो इसका मतलब उसका सेल बहुत अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी एक डार्क साइड मैंने बोली थी, जो कार मैन्युफैक्चरिंग है उनको डेंट पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर बारिश हो रही है तो परचेसिंग पावर हमारी कम हो जाती है। हम नई कार यार बारिश में लेके कहाँ गंदी करेंगे, बेटर है कि थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। अच्छे अच्छे मुहूर्त आगे आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, उस अच्छे मुहूर्त पे हम लेने वाले हैं, तो वहां पे सेल्स बढ़ते हुए नजर आएंगे जब दिवाली के सीजन में। अभी फिलहाल तो बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट लगा है, उसके साथ साथ मारुति सुजुकी की भी रिजल्ट लगा है। मारुति सुजुकी ने 35,000 का नेट सेल्स करा है, जो कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बड़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन का रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बोल के रख दिया है। 3,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका नजर आ रहा है। बट टाटा का भी रिजल्ट आएगा, मतलब टाटा मोटर्स का, वो भी देखेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे, आज रात को उसका रिजल्ट आने वाला है। फिलहाल अभी हमारे हाथ में अंबुजा सीमेंट का रिजल्ट है, वो भी डिक्लाइन है। 8,300 करोड़ का सेल, जहां पे 79 करोड़ का प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर आपको दोनों डिक्लाइन नजर आ रहे हैं, मतलब नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन है और नेट सेल भी डिक्लाइन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोनों डिक्लाइन नजर आ रहे हैं। सीमेंट के बारे में मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, कुछ लोगों के मन में वो लगा था कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट ये रीजन जो मैंने डिस्कस किया था वो क्लियर है, क्योंकि सीमेंट की ग्रोथ, मतलब इंफ्रा की ग्रोथ उस लेवल पे नहीं दिख रही है जिस लेवल पे सीमेंट की ग्रोथ दिखनी चाहिए थी। सिर्फ इंफ्रा की ग्रोथ नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ पेपर नंबर, बट उस तरीके से यहां पे सेल्स सीमेंट का नहीं बढ़ रहा है। उसके ऊपर भी मैं डिटेल बोलूंगा, बट अगर आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।